हेलो हेलो वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ होमवर्क दिया था। होमवर्क 5.8 से स्टार्ट करना था। सब लोग सॉल्व करके लेके आए हैं। बहुत अच्छे। ये सॉल्व किया है वही है क्या? ठीक है। रंग बिरंगे नीले रंग से सॉल्व करके लेके आई है लड़की। इसके चाहिए। बोर हो रही थी मैं। टू स्टिमुलेट कार to simulate car accidents, auto manufacturers study the collision of moving cars with mounted spring of different spring constants. Consider a typical simulation with a car of mass 1000 kg moving with a speed of 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया होगा। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने पे बन गया होगा 5 मीटर पर सेकंड ऑन अ स्मूथ रोड एंड कोलाइडिंग विद द हॉरिजॉन्टल माउंटेड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन? ये क्लास का क्वेश्चन है ना। एक स्प्रिंग जाके अगर एक ब्लॉक जाके अगर स्प्रिंग से टकराएगा तो कितना कंप्रेस हो जाएगी, ये वही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अगर सिंपल अगर मैं समझना चाहूँ तो ऐसा है कि एक ब्लॉक है या जो कार है इसका मास m है, v स्पीड से आई एक स्प्रिंग से जाके टकरा रही जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। पूछ रहा है मैक्सिमम कितना कंप्रेस होगी। तो तब तक कंप्रेस होती जाएगी जब तक इसकी वेलोसिटी कितनी ना हो जाए जीरो। और इसमें कंप्रेशन आ गया x, वही इसका मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। हम यहाँ पर लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, दोनों यहाँ पे लग सकते हैं। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्प्रिंग का वर्क डन होता है -12 kx²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हाफ से हाफ कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा kx² इज इक्वल टू mv²। x की वैल्यू पूछी थी तो जो कि हो जाएगी mv²/k का अंडर रूट। मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट m/k इंटू वी। सारी वैल्यूज डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। मास भी दे रखा है, k भी पता है, v भी पता है। v की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब चीज़ें हमें पता है पहले से, तो बन जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। सबसे हो ही गया ये क्वेश्चन, है ना। सबसे हो गया, ठीक है। किसी के मन में कोई डाउट? असले हो गया क्वेश्चन ये? क्यों? वीडियो तो देखी नहीं तुमने? पूछना चाहिए ना। हो सकता है वीडियो थोड़ा लेट आए। अपलोड तो अपलोड तो पहले ही हो रखी होती है ना। तो पूछ लेना चाहिए। ओके। अगर कभी कभी क्या है ना, वीडियो में डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने में टाइम जाता है, तो वो अपलोड तो तुरंत हो रखी होती है, आपको पर्सनली शेयर कर देंगे। बाकी वो चैनल पे विजिबल तभी होगी जब उसका सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख दिया जाएगा। इजी क्वेश्चन था, सारी वैल्यू डाल देंगे आंसर आ जाएगा। तो इसमें बस वैल्यू डालनी थी। तो ये जो क्वेश्चन है अपने पास, छोटा जा, तो इसमें इन्होंने वही काम किया है लेकिन थोड़े मेहनत के साथ किया है। और यहाँ से इसके x की वैल्यू आ रही है 2 मीटर। ठीक है। क्या बेटा? बुक में वैल्यूज अलग हैं। हाँ, तो हो सकता है अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो, पुराने एडिशन में कुछ अलग हो, नए एडिशन में कुछ अलग हो। ये लेटेस्ट है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो भी आए चलेगा, जीवन में इतना दर्द नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन ऐसा है, कंसीडर एग्जांपल 5.8। पिछला एग्जांपल लेके चल रहा है। टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू बी 0.5, कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन आ गया है। ठीक है। अब जब यहाँ पर फ्रिक्शन आ गया तो चलो सोचना शुरू करते हैं। जैसे इसने जैसे ये सोचा है, अपन कुछ अलग तरीके से सोचेंगे। अपन यहीं पे इस चीज़ को समझते हैं। हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो ब्लॉक था ये इस स्प्रिंग से जस्ट टच होने वाला है। सुनते जाइएगा। यहाँ पर इसकी स्पीड भी है, स्प्रिंग कोफिशिएंट की है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ कंप्रेस हो गया, तो मान लो एक्स कंप्रेस हो गया। लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन होने की वजह से
अभी जो आप लिख रहे थे वर्क डन बाय स्प्रिंग, उसके साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और आप लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ही लिखेंगे। और यहाँ पे फाइनली ये तब तक आता रहेगा जब तक किसकी वेलोसिटी कितनी ना हो जाए, 0। स्प्रिंग का वर्क डन तो मुझे याद है -12 kx², इसमें तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है। अब देखो ये इसकी वेलोसिटी इधर है तो फ्रिक्शन किधर आएगा, पीछे। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, μmg, आया ना। और डिस्प्लेसमेंट है आगे, ये μmg फोर्स इस पे कहाँ से लेके कहाँ तक लग रहा है, इस x तक ही लग रहा है। तो वर्क डन हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा -μmg और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x। इन दोनों के बीच का एंगल 180 है, तो cos 180 जिसकी वैल्यू है -1। ठीक है अनुषा, दिखाई दे रहा है तुमको? नहीं दे रहा है तो उधर भी बैठ सकती हो, दिख रहा है। इसकी गर्दन कटवाने को तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12mv²। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक माइनस माइनस सारा उड़ा देंगे अपन, दोनों तरफ से लेके माइनस उड़ा सकते हैं। तो ये बनेगा k/2 × x² प्लस ये बनेगा μmg × x, और ये वाली टर्म अब प्लस में हो गई, इधर आएगी तो वापस से माइनस में हो जाएगी, तो माइनस में 12mv² = 0। ऐसा बन गया। ये गौर से देखो, ऐसा दिख रहा है ax² प्लस bx प्लस c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? तो इसके दो रूट्स होते थे, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। और दो रूट्स होंगे तो किस फॉर्मूले से आएंगे, C/4 से। और वो फॉर्मूला क्या था, आप लोगों ने उस साइड तो लिख लिया ना? मैं इसको ना डुप्लीकेट कर देता हूँ। स्प्रिंग ही चली गई। देखिए, अब इसके जो दो रूट्स हैं, दोनों रूट्स को देखो, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा में अगर अपन देखेंगे तो एक हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। वैल्यू डाल देंगे तो b की वैल्यू मेरे पास है μmg, तो हो जाएगा माइनस का μmg प्लस माइनस √ μmg का स्क्वायर दैट इज μ² m² g², माइनस का 4, a की वैल्यू है मेरे पास k/2 और c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 12mv² डिवाइडेड बाई 2a ट्वाइस, और a की जगह मैं डाल दूंगा k/2। 2 से 2 कट गया, अगेन इस 4 से दोनों कट गए, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये जो बन गया, ये बन गया -μmg प्लस माइनस √ μ² m² g² प्लस mv² × k डिवाइडेड बाई k। ये इसके दो रूट्स आ गए। ये दो रूट्स आ गए, आपसे वो ये उम्मीद रखता है कि आप इन दोनों रूट्स को सॉल्व करें और इसमें बाद में वैल्यू डाल दें। भाई इतनी हिम्मत तो तुम में नहीं है कि तुम इसमें सारी वैल्यू डाल के इसके रूट्स निकाल पाओ, इसलिए इसने देखो तो यहाँ पे सॉल्व भी कर रखा है। इसकी जो दो रूट्स हैं ये वही है, -mg प्लस माइनस √ ये √ मतलब पावर 1/2। इसने माइनस वाला रूट नहीं लिया है क्योंकि इसका ऐसा मानना है, जो कि है, कि कभी भी कंप्रेशन नेगेटिव नहीं हो सकता, कंप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी ना। तो ये इसलिए यहाँ पर बीच में प्लस वाला रूट लेके इसने आंसर को सॉल्व कर लिया। ओके, सेम ही आएगा, सेम ही है, कोई अंतर की बात नहीं है। इसमें सारी वैल्यू रखने के बाद x की वैल्यू 1.35 आ रही है। अपन को इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। बाकी तुम बेटा एग्जाम में आए तो छोड़ देना, वही बेटर ऑप्शन है। ठीक है, बाकी सोल्यूशन छाप लो, सिंपल। क्या कर सकते हैं, अगर इतना लेंथी क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको √ के अंदर ऐसे पॉइंट में वैल्यू निकालनी हो तो आप नहीं कर पाएंगे। छोड़ने एकमात्र ऑप्शन है। आज तो उधर क्यों बैठे हो, इधर बैठो, सर बैठा करो, थोड़ा ऐसे मारने कूटने में आसानी रहती है, उठता रहता है।
छाप लिया? हाँ, क्या बेटे? समझ गए होगे? और कोई मन में डाउट? नहीं? आज तुम्हारी कक्षा में बारिश की वजह से लोग नहीं आए, या क्या रीज़न है? बारिश में पढ़ने आए हैं सर हम। हमारा मोटिवेशन आप देखो सर। चलिए अगला क्वेश्चन। अरे कितना, 1 मिनट भाई। लेंदी क्वेश्चन है सर। तो यहाँ पे ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। ये फाइनल, ये इनिशियल। हाँ हाँ, इनिशियल और फाइनल। जल्दी करो यार, बहुत आलसी हो गया? नहीं, सुनिए। 5.9 हो गया। उसके बाद क्या 5.10 दिया था? इसमें कह रहे हैं एन एलिवेटर कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 केजी। एक एलिवेटर है, एक लिफ्ट है जो 1800 केजी मास को ऊपर लेके जा सकती है। कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से। तो अगर एक लिफ्ट है जो 1800 केजी मास को लेके जा सकती है कांस्टेंट स्पीड से ऊपर, कांस्टेंट स्पीड होने का मतलब एक एक्सेलरेशन कितना है? 0। मतलब ऊपर जितना फोर्स लग रहा होगा वो पूरे का पूरा किसके बराबर होगा? mg के। इतना मेरे समझ में आ गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन। भाई साहब, अब कह रहा है ऐसा नहीं है, फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो इस पे पीछे फ्रिक्शन भी लग रहा है। फ्रिक्शन लग रहा है, वेट लग रहा है, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। मतलब जो फोर्स लग रहा होगा वो फ्रिक्शन प्लस mg के बराबर रहा होगा। आया ना? कोई बात नहीं, होता है बेटा। डिटरमाइन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द एलिवेटर इन वॉट्स एज वेल एज इन द हॉर्स पावर। भाई सब कुछ नहीं करना, घटिया क्वेश्चन है। 1800 केजी का है, 1800 केजी का है तो फ्रिक्शन ये 4000 न्यूटन है। ये 1800 केजी है, तो 1800 इंटू जी की वैल्यू 10, तो 18000 इंटू 4 हो गया 22,000। तो 22,000 न्यूटन तो हो गया फोर्स भाई दोस्त। इतना समझ में आ गया? और बात कर रहा है पावर की, तो पावर होता है F.V। एफ भी ऊपर, वेलोसिटी भी ऊपर, काम खत्म। सीधा हो जाएगा 22,000। स्पीड कितनी दी है इसकी? स्पीड दी है अपन को 2 मीटर पर सेकेंड, तो हो जाएगा 2 और इंटू कॉस 0, क्योंकि वेलोसिटी भी ऊपर ये भी नहीं ऊपर। तो आंसर हो जाएगा 44,000 वाट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 44 किलोवाट। खत्म। हाँ, इन HP हॉर्स पावर में अगर डिवाइड करना है तो इसमें डिवाइड कर देना है, तो हो जाएगा 44,000 डिवाइडेड बाई 746। ये हो जाएगा हॉर्स पावर में। ठीक है, ये भी हो गया होगा। ठीक। और क्या दिया था, और जरा देखूंगा। 5.4 9 10 11 12 13, 9 से लेके 15 तक, 14 के अलावा, और 4। ठीक है दोस्त, कोई डाउट इस वाले क्वेश्चन में? नहीं? ओके, आओ बातें करें।
5.4 हमने आपको दिया था, ये गया 5.4। 5.4 वैसे तो हो गया होगा तुमसे। 5.4 में ऐसा बोला था, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर एसएचएम। एसएचएम आप एक चैप्टर है एसएचएम, उसमें पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, इज गिवन बाई potential energy is equal to half kx square where k is force constant, k की वैल्यू दे रखी है 0.5 और आपको एक ग्राफ दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x का। शो दैट द particle of total energy 1 joule moving under this potential energy must turn back when it reaches x is equal to 2 मीटर। जब x की वैल्यू 2 मीटर हो जाए तो उसको लौट के आना पड़ेगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है क्योंकि इसकी टोटल एनर्जी 1 जूल है। ठीक है भाई, सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन तुम लोगों से हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, ठीक। टोटल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, कोई समस्या की बात नहीं। के की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी थी? के की वैल्यू दी है 0.5, 0.5 न्यूटन पर मीटर। और क्या दिया है? और टोटल एनर्जी दी है 1 जूल, टोटल एनर्जी दे रखी है 1 जूल। एसएचएम का मतलब है कि एक पार्टिकल है, वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट हो रहा है। जहाँ तक लेफ्ट राइट में जा रहा है वो उसका एम्पलीट्यूड हो गया, लेफ्ट में जा रहा है वो उसका एम्पलीट्यूड की लेफ्ट एक्सट्रीम हो गई, यहाँ पर इसकी मीन पोजीशन हो गई। यही होता है एसएचएम, पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, मीन पोजीशन से जितना दूर गया उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। जब ये मैक्सिमम पोजीशन पर होगा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी? 0। मैक्सिमम डिस्टेंस पर वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। इतना समझ में आ गया? तो मैं बोल दूंगा कि एट एक्सट्रीम पोजीशंस जो वेलोसिटी है वो 0 होगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। अब आपके पास टोटल एनर्जी में पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दो ही तो हैं। आपके पास काइनेटिक कितनी हो चुकी है? 0। तो जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर हो गई? पोटेंशियल एनर्जी के। कब? एक्सट्रीम पे। आया ना? क्योंकि हम बात ही किसके लिए कर रहे हैं? एक्सट्रीम के लिए। तो टोटल एनर्जी आपके पास 1 जूल थी, ये हो गई आपके पास हाफ के एक्स स्क्वायर। अब 1 इज इक्वल टू, गौर से देख, हाफ के की वैल्यू भी इसने हाफ दे रखी है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आई कि नहीं आई? हाँ या ना? मतलब किसी भी कंडीशन में x की वैल्यू +2 से ज़्यादा और -2 से कम नहीं हो सकती। आया ना? क्योंकि यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर है? टोटल पोटेंशियल के बराबर हो गई। तो यहाँ पर जो x होगा वो मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? आया ना? तो यहाँ पर तुम्हें x की जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो +-2 मिल रही है। इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि पार्टिकल कभी इससे आगे नहीं जाएगा और इससे पीछे नहीं जाएगा। तो पार्टिकल को वापस टर्न अराउंड होना ही पड़ेगा। वापस अगर लौट के आएगा तो हम बोल देंगे कि हाँ भैया इसका एम्पलीट्यूड है +2। इट्स इट। लॉजिक समझ में आ गया हर एक चीज का? क्वेश्चन को वापस से एक बार देख लो, क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने एसएचएम पढ़ लिया होता तो ये क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक है। एसएचएम की पहली चीज यही पढ़ते हैं अपन। एसएचएम बाद में पढ़ेंगे जब चैप्टर आएगा, तब 11th में पढ़ोगे। कल मैं कनाडा का जो क्लास 11th का सिलेबस देख रहा था फिजिक्स का, भाई साहब कुछ भी नहीं है उसमें, टोटल 5 चैप्टर हैं बस, सिर्फ 5 चैप्टर, और वो भी एकदम खत्म। काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है जो उन्होंने क्लास 11th में डाल रखा है, जो 12th का चैप्टर है अपने यहाँ, और एक वेव, बस खत्म, साउंड वेव हो गया। हाँ। इसीलिए वहाँ पे ना अपने यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। अपने यहाँ के बच्चे वहाँ पर अच्छा करते हैं।
हम्म। ऐसी टीचर बनेगी तो बच्चों को ऐसे डांट डांट के बताएगी। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, एजुकेशन खत्म है वहाँ की, बेकार है एकदम। मतलब अगर वहाँ पे कुछ करना है ढंग का, तो यहाँ से 12th करके जाओ तो अच्छा है। उससे पहले गए तो निपट जाएंगे। उसके बाद 5.9 से दिया गया था। मैं इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि मेरी एक बुआ जी दूर की रहती है वहाँ वैंकूवर में, तो उनकी बिटिया वो कुछ जानना चाह रही थी। मैंने कहा रुका यार, देखने दे पहले मुझे क्या है तेरे यहाँ। तो पता चला कि कुछ है ही नहीं, और उसमें भी उसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसा टफ हो गया है। मैंने कहा बेटा ये नहीं बेसिक है, इसमें कुछ नहीं है। हाँ मैं पढ़ा तो दूंगा उसे। ऑब्वियसली, जब मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ तो उसको तो खैर मैं क्या ही करूँगा। हाँ बातें करें। ये बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, ये हो गया होगा, ये क्लास ये अपन ने कर रखा है क्लास में, है ना। पावर डिलीवर्ड एट टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, नहीं ये शायद ये नहीं हुआ होगा तुमसे, हो गया क्या। इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पावर इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो पूछ रहा है कि पावर की टी के साथ प्रोपोर्शनलिटी, अच्छा 4 ऑप्शन नहीं है, ओके। मैं सोचा भाई ये कैसे क्वेश्चन दे दिया। सुन भाई, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, हमने कहा ओके। एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई तो v बराबर u प्लस ए टी, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v किसके बराबर हो गया, ए टी के। अब बात आ गई बच्चों की पावर की। पावर होता है एफ वी, एफ इज एम ए, वी की जगह डाल देंगे ए टी, तो आंसर हो जाएगा एम ए स्क्वायर टी। तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू टी। जो भी ऑप्शन आए चेक कर लेना। वाह 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 वाह, ठीक है। कितने लोगों से हो गया ये, बस। प्रांजल तो करके नहीं है? क्यों? क्यों? टाइम क्यों नहीं था, तेरा स्कूल चल रहा था क्या? तेरा, तेरा एग्जाम तो नहीं था? किस चीज का एग्जाम था तेरा? नेक्स्ट। भैया क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो मैं कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, फिर पेपर में तुम निपट जाओगे। सिंपल, सिंपल लॉजिक है। क्वेश्चन करो, ढेर सारे क्वेश्चंस करो, नहीं करोगे कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। क्लास में पढ़ने से तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है, क्लास में पढ़ने से तुम्हारे कोई नंबर नहीं आने वाले, ठीक है। नंबर तब आएंगे जब घर पे जाके जो क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे, और फिर उस पर जो भी क्वेश्चंस दिए वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अरे पापी, रुक जा तू, 1 मिनट रुक, इसे तो मैं कूटूंगा अभी, रुक जा तू। हाँ, यूटी चल रहे थे। अब यूटी चल रहे हों चाहे वीटी चल रहे हों, a body constrained to move along z axis of a coordinate system is subjected to a constant force given by, force अपने को दे दिया, 10 करना था ना, 14 नहीं करना था। आई जे किया यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस, सबको पता है। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी डिस्टेंस 4 मीटर अलॉन्ग जेड एक्सिस। अगर 4 मीटर जेड एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 4 के कैप। क्या हो जाएगा, 4 के कैप। और फोर्स क्या है, माइनस आई प्लस 2 जे प्लस 3 के। तो माइनस आई प्लस 2 जे प्लस 3 के, ये तो हो गया फोर्स।
और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया तुम्हारे पास 4 k कैप। अब मैं वर्क डन पूछ रहा हूँ तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर करोगे तो आई का आई से है ही नहीं, जे का जे से है ही नहीं, के का के से, तो आंसर इज 12 जूल। पता आसान है। हाँ इतना ही था बेटा। ये कौन सा किया अपन ने? शाम 11th पे आ गए। चलो 10 देखते हैं। A body is moving unidirectionally under the influence of a source of constant power. Its displacement in time t is proportional to, ये क्लास का क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं। अरे किया है कि नहीं किया है? तीन तीन ऑप्शंस थे, आए थे उसमें, तीन पूछे थे तुमने। v t के साथ पूछा था, x t के साथ पूछा था, और x और v में रिलेशन पूछा था, जहां पे आया था x प्रोपोर्शनल टू v क्यूब। याद आ रहा है? तुम घर पे जाके पढ़ते नहीं हो क्या? तो याद क्यों नहीं आ रहा? पेन खाने से फुर्सत मिले तब ना। क्लास है ना, देखो लास्ट वाली, उसमें सारा करा रखा है। ये क्लास का क्वेश्चन है। क्या आंसर आया था? x से प्रोपोर्शनल t की पावर 3/2, तो t की पावर 3/2 थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ऐसा तुम लोग कह रहे हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही घटिया कैलकुलेशन के साथ आता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि an electron and a proton are detected in a cosmic ray experiment. First the first with the kinetic energy of 10 kilo electron volt and the second is 100 kilo electron volt. Which is faster, the electron or the proton? Obtain the ratio of their speed. सारी चीजें दे रखी है। ये क्या घटिया क्वेश्चन है? ये हो गया होगा तुमसे, नहीं हुआ तो तुम गधे हो। सिंपल लॉजिक, 5.10, इतना ही लॉजिक है बस। हाँ चलो 12, इसमें कुछ करना ही नहीं था। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर। ओके, तुम यहां से v1 अपॉन v2 निकाल लो, तो जो बचेगा तुम्हारे पास k1 m2 डिवाइडेड बाई k2 m1 का अंडर रूट। v1 बोल दो फॉर इलेक्ट्रॉन और v2 बोल दो फॉर प्रोटॉन। इतना समझ में आ गया? अब अगर ये पूरी वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती है तो इसका मतलब v1 इज ग्रेटर देन v2। अगर 1 से छोटी आ जाती है तो v2 इज ग्रेटर देन v1। अगर v1 ग्रेटर देन v2 है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा है और प्रोटॉन की स्पीड कम है। अगर v2 ग्रेटर देन v1 आ जाता है तो प्रोटॉन की स्पीड ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम है। बस इतना ही करना था। तो जरा वैल्यू डाल के बताओ इस फॉर्मूले में ये रेशियो क्या आ रहा है? 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है? ये आज गर्मी क्यों लग रही है? इसको इधर कर देना मेरी तरफ। डेटा तो पता ही ना तुम्हें? डेटा पता है? एनसीईआरटी सबके पास है ही है। अनुषा लेके आई ना? नहीं है? वही बेंच पे किसी के पास नहीं है? पापिन हो तुम दोनों, अव्वल श्रेणी की पापिन। लो डेटा, जिसको दे चाहिए वो डेटा यहां से देख सकता है। वन अपन ने किसको माना था? इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन का मास पता है, सब कुछ हमें पता है।
और इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएंगे, तो इसको जूल में कन्वर्ट करने की गलती नहीं करना, सीधा अपन रेशियो से ही बता देंगे, V1 V2 के रेशियो से, ठीक है। मेरे प्यारे कछुओं ने आंसर निकाल लिया है, ऐसा मुझे पता चला है। और आंसर निकाल के जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, जरा बताएंगे। चलो बताओ क्या वैल्यू आ रही है इसकी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन स्पीड ऑफ प्रोटॉन क्या आ रही है, कितना। 13.54, ऐसा ही बोल रही है, मुझे नहीं पता है। चलो मतलब 13.54 आ रही है, ऐसा सभी लोग कह रहे हैं। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। खत्म, यही तो पता करना था। क्या बेटे। ओके, मैं समझा नहीं तू क्या कहना चाह रहा है, लेकिन जो भी बोला है अच्छा ही बोला होगा। कैलकुलेशन की बातें कर रहा है ना। हाँ तो सही है, इतना लोड मत ले। चलो, तो 5.12 क्वेश्चन कर लिया बच्चों ने। 5.13 ये ऐसा कह रहा है कि रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 mm फॉल्स फ्रॉम हाइट 500 मीटर। बारिश का मौसम है, बारिश की बूंदें गिर रही हैं जिनकी रेडियस है 2 mm। इट फॉल्स विद अ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ द एयर until its until at half its original height until at half its original height it attains its maximum speed, जिसे हम टर्मिनल स्पीड कहते हैं, एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड देयर आफ्टर। मतलब ऐसा होता है कि अगर सोचो पानी की बूंदें इतनी हाइट से गिर रही हैं, सपोज करो पानी की बूंदें 2 किलोमीटर से गिर रही हैं, ठीक है। तो मैं एक ना थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, अगर तुम इमेजिन करके देखोगे तो अगर 2 किलोमीटर से गिर रही हैं तो तुम्हारी जो स्पीड होगी बूंदों की ज़मीन पर आने की,
√2gh, है ना। अगर 2gh कर लोगे तो तुम्हारी जो स्पीड आ रही है वो आ रही है 200 मीटर पर सेकेंड। सही बात है। 200 मीटर पर सेकेंड को अगर तुम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो 18/5 करोगे तो ये हो जाएगा 40 इंटू 18। हाँ भाई अश्ले, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 720 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से अगर पानी की बूंदें अगर तुम्हारे शरीर में आके गिरेंगी तो कैसा लगेगा तुमको? दर्द नहीं होगा बेटा, दर्द सहने लायक ही नहीं रहेंगे हम। जब तक तुम दर्द सहने की सेंसेशन आएंगी तब तक तुम्हारी बॉडी में इतने छेद हो चुके होंगे कि तुम समझ नहीं पाओगे क्या हुआ तुम्हारे साथ। आया ना। तो गेम ये है कि नेचर कभी चाहती नहीं कि तुम मरो, हम हमेशा अपनी गलतियों की वजह से मर रहे हैं। भाई नेचर तो कह रही है कि तुम आराम से 100 साल जियो, लेकिन हम सब क्या है कि जबरदस्ती अपने आप को घिसे जा रहे हैं। आराम से पोल्यूशन वाली जगह रह रहे हैं, दिल्ली जैसी प्यारी जगह में, है ना। वो भी पोल्यूशन नहीं है, दिल्ली एनसीआर एक ही बात है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो मतलब हम खुद मृत्यु का आह्वान करना चाह रहे हैं कि आओ बेटा। आह्वान मतलब होता है बुलावा, है ना। तो इससे बचने के लिए नेचर ने क्या किया कि एटमॉस्फेयर दे दिया। एटमॉस्फेयर देने से क्या हुआ कि जो भी बूंद ऊपर से गिर रही हैं वो बूंद गिरते गिरते एक टाइम के बाद अपनी टर्मिनल स्पीड को अचीव कर लेती हैं, उसके बाद उनकी स्पीड बढ़ती नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइम के पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उनकी स्पीड बढ़ती नहीं है, उनकी स्पीड हो जाती है कांस्टेंट। तो जो हमारे शरीर पे आके लगती है तो वो हमको बड़ा अच्छा एहसास कराती है। हमको लगता है कितनी बढ़िया बारिश हो रही है, आराम से दोनों हाथ पसारे जाएं, ऐसे गोल 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 घूमा जाए मुंह ऊपर करके बंदर की तरह, और ऐसे और मोर की तरह नाचा जाए, है ना। ऐसा देखा है ना। और आजकल तो रील्स बनाने का भी बड़ा चलन है। बारिश वाले पे कौन सी सॉन्ग लगता है बेटा? है? नहीं पता? बारिश वाले पे कौन सा सॉन्ग लगता है? वो ऐसे वाले पे बारिश में ऐसे से घूमते रहते नहीं लोग। हाँ, ढूंढ लिया जाए सर। अच्छा, ये ढूंढ के मैं बताऊंगा तुमको अगली क्लास में। ये मेरा होमवर्क है भाई। तो देखो दो दोस्त, बात ऐसी कि रेन ड्रॉप गिरी 500 मीटर की, लेकिन आधी हाइट गिरने के बाद इसकी स्पीड मैक्सिमम होके कांस्टेंट हो गई। तो यहाँ से गिरी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, यहाँ पर आई तो इसकी वेलोसिटी बढ़ के कांस्टेंट हो गई, और उसके बाद शुरू के जो 250 मीटर है इसमें तो इसकी स्पीड बढ़ रही है, लेकिन लास्ट के 250 मीटर में इसकी जो स्पीड है वो कैसी है? कांस्टेंट। यही तो बात है क्वेश्चन की। फिर हमसे कह रहा है कि कहाँ गया, हाँ, what is the work done by the gravitational force on the drop if the first in the first and second half of the journey? What is the work done by the resistive force in the entire journey if its speed on reaching the ground is 10 मीटर पर सेकेंड? तो जब यहाँ पर आएगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ही है, क्योंकि कांस्टेंट है सेकेंड हाफ में। और इसने इसकी जो ड्रॉप की जो रेडियस दे रखी है वो 2 mm दे रखी है, और इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और पूछा है हमसे वर्क डन बाई ग्रेविटी एंड वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स एंटायर जर्नी का। चलो भाई शुरू करते हैं। तो ये कैलकुलेशन तो समझ में आ गई होगी कि ये रेजिस्टिव फोर्स होना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इसको हम विस्कस फोर्स के नाम से भी जानते हैं। जब आप पढ़ेंगे फ्लूइड में आपको ये सिखाएंगे कि विस्कस फोर्स कितना लगता है, कैसे लगता है। 6π/RV किसी भी लिक्विड में जब डालते हैं तो कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं पता है तुम्हें, मुंडी ला रही हो। कब पढ़ा दिया मैंने? सुनिए, तो इसके दो हाफ हैं, ए से लेके बी एंड बी से लेके सी। तो सबसे पहले हम ए से लेके बी तक की बात करें तो यहाँ पर अगर वर्क डन बाई ग्रेविटी की बात करी जाएगी तो ग्रेविटी की वर्क डन हो जाएगा mgh, क्योंकि mg नीचे लग रहा है। अगर इस ड्रॉप पे देखोगे तो mg किधर लग रहा है बेटा? नीचे, और h भी नीचे है डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। चाहे तो mgh cos 0 लिख सकते हैं, तो जो कि हो जाएगा आपके पास mgh। अब यहाँ पे ना जीवन में एक दर्द शुरू होता है कि सर मास तो ड्रॉप का दिया ही नहीं है। तो गौर से देख, ड्रॉप की रेडियस दे रखी है,
आया ना? तो मैं ना मास ऑफ ड्रॉप की कैलकुलेशन तुमको सिखाता हूँ, तुम देखो। इसको हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी को हम लिख सकते हैं रो, और ड्रॉप का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ ठीक है बच्चों? रो की वैल्यू होती है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि एसआई में बात करेंगे, इंटू 4/3 इंटू पाई, और r³ की वैल्यू है 2 mm। mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर, और इसका हो जाएगा क्यूब। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 ही हुआ ना? हाँ, और 8 चौक 32, 32 डिवाइडेड बाई 3 इंटू पाई इंटू, ये +3 है, ये माइनस का 9 है, तो आपके पास बचेगा माइनस का 6 kg। इतना इसका मास हो गया। ठीक है, अब ये मास उठा के यहाँ पे रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी आ जाएगी मेरे पास सीधा mgh। m की वैल्यू ये पूरी 32/3 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻6, g की वैल्यू 10 या 9.8, जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो उस हिसाब से रखना है, नहीं दे रखा तो 9.8 लेनी है, और h की वैल्यू है 250 जूल। इसको बच्चे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। करो, बच्चे तो सब कर ही लेते हैं, बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं ना। क्या बेटे? पाई की वैल्यू डाल देना, पाई में क्यों लिखाएंगे? पीछे आंसर पाई के साथ थोड़ी दिया है, अलग करके दिया होगा। बताऊंगे आंसर इसका? अभी रुको, आप लोग सॉल्व कर लो हाथ से बेटा। जी की वैल्यू 9.8 रखने से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.164। जी की वैल्यू अगर 9.8 रखेंगे तो 9.8 रखने से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.164 जूल। आप लोग एक बार क्रॉस चेक करना, मुझे इसमें डाउट है, इसका आधा आना चाहिए आंसर, मुझे डाउट है इसमें 0.164 का आधा आंसर आना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसका आंसर ही होगा 0.82, फिर भी चेक कर लो, पता चल जाएगा। अच्छा, कैलकुलेटर यूज कैसे करना है ये सिखाना है क्या? नहीं ना, ठीक है। जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा था, जो मैं सोच रहा था एकदम सही है, कैलकुलेट करने पे अपना आंसर ही आ रहा है 0.082 जूल। हाँ, फिगर याद करी? अच्छा, आपको याद थी आंसर इसका? नहीं नहीं, मैंने कैलकुलेट करा। मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि मैं सारे आंसर याद रख पाऊँ। मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्लास में इस तरीके से कभी नहीं कराए। मुझसे जेई एडवांस और नीट के वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे याद होते हैं। ये इन क्या बच्चों जैसे क्वेश्चंस में मैं टाइम वेस्ट करूँ आंसर याद करने में? मोह माया है, सब मोह माया है ये। अच्छे क्वेश्चंस तो अभी तो मैं मतलब टच भी नहीं कराए मैंने, बस तो मैं भी ऐसा है कि थोड़ा सा दिखा दिए एक आध क्वेश्चन कोई। बाकी क्वेश्चंस तो ये एक बार सिलेबस खत्म हो जाए फिर तुम्हें बताऊंगा कि फिजिक्स कैसी होती है, फिजिक्स आखिर पढ़ते कैसे हैं। 12th वालों को भी अभी नहीं करा रहा, 12th का सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा फिर उनको करेंगे।
तुम्हारा भी यही आ रहा है 0.082 0.082 0.082। अच्छा, ग्रेविटी का वर्क फर्स्ट हाफ का पता चल गया, सेकेंड हाफ में भी ग्रेविटी उतना ही वर्क करेगी। तो जो वर्क डन इन ए बी इज इक्वल टू वर्क डन इन बी सी फॉर ग्रेविटी, या ऐसा लिख दो बाई ग्रेविटी। ये 0.082 जूल ही रहने वाला है, इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उस पर भी mg नीचे लगेगा और हाइट भी सेम है, सब कुछ सेम होने की वजह से सेम ही आएगा। चलिए अब आते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे। असली बात इसमें जो है वो कह रहा है कि इस पूरे मोशन के दौरान आप हमें बता दीजिए कि जो एयर फ्रिक्शन उसने कितना वर्क किया, जो एयर फ्रिक्शन उसने कितना वर्क किया। तो पहले एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक इसके पास जो एक्सेलरेशन आया, गौर से सुनना, यहां से लेके यहां तक इसके पास जो भी एक्सेलरेशन था वो एक्सेलरेशन धीमे धीमे घट के अल्टीमेटली एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या यहां से लेके यहां तक इस पे रेजिस्टिव फोर्स लग रहा था या नहीं लग रहा था, ये बताओ। लग रहा था, क्योंकि अगर रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा होता तो ग्रेविटी की वजह से इसका एक्सेलरेशन बढ़ता रहता, एक्सेलरेशन रहता और इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती। इसका मतलब जो रेजिस्टिव फोर्स है वो यहां से लेके यहां तक पूरे मोशन में लग रहा है। रेजिस्टिव फोर्स अगर पूरे मोशन में लग रहा है तो जब आप इसका वर्क लिखोगे तो वर्क लिखने में आपको लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली तो ऐसे निकाल नहीं सकते, तो आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, मैं इसको ना अगेन डुप्लीकेट कर देता हूं, सुनिए। चलना ब्रो, इसलिए नहीं चल रहा है। सुन, मैं कह रहा हूं कि वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सही बात है, तुमको डायरेक्टली फ्रिक्शन का वर्क निकाल नहीं सकती क्योंकि तुम्हें फ्रिक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना तुम उस फोर्स को निकाल पा रहे हो। तो तुमने क्या किया कि यहाँ से इस बेसिक सी नॉलेज थ्योरम का इस्तेमाल किया जो कहती है कि जो फ्रिक्शन का वर्क होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाई ग्रेविटी हो जाएगा। जब तुम बात करोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की, तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है लिखोगे हाफ m इंटू वेलोसिटी एट सी का स्क्वायर माइनस हाफ m वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर। हाँ या ना, माइनस जब तुम ग्रेविटी का वर्क लिखोगे तो लल्लू क्या लिखोगे, ग्रेविटी का वर्क हो जाएगा तुम्हारे पास एम जी इंटू टू एच, क्योंकि तुमने जो h मानी है वो सिर्फ कितनी हाइट मानी है, ए से लेके बी तक की। ये तुम्हारा गेम है। इसको ये वाली टर्म 0 हो गई क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हाफ एम वेलोसिटी एट सी का स्क्वायर माइनस एम जी इंटू टू एच। कछुआ एक बात बता, एम जी इंटू टू एच तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है पिछले वाले क्वेश्चन में। यहाँ से लेके यहाँ तक तूने 0.082 किया था, 0.082 यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना हो गया, 0.164। सही बात है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा हाफ। अब इसका मास कितना था, तो मास हमने पीछे निकाल रखा है, क्या आप किसी को पता है मास कितना आया था? इसका जो मास जो कैलकुलेट करके निकाला था वो मास कितना आया था? कितना आया था? 32/3 पाई इंटू 10⁻⁻⁻⁶। बहुत बढ़िया। और क्या हो गया भाई, हाँ, और जो वेलोसिटी एट सी का स्क्वायर है मतलब ये तो हो गया 10 का स्क्वायर, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0.082। समझ में आ गया, क्योंकि 2 इंटू एम जी एच की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। तो ये सॉल्व होके इसका आंसर आ जाएगा 0.162। दैट्स इट। फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव होना भी चाहिए था क्योंकि ग्रेविटी किधर लग रही थी, नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे था, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, वर्क डन नेगेटिव आएगा। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन अपन ने क्लास में भी किया था।
याद है आपको, जिसमें हमने वर्क डन बाई फ्रिक्शन ही पूछा था? ठीक है, बस यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी गंदी है, बाकी चीज़ें तो सारी सेम ही है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने कौन सा निपटा लिया? 13। 14 हमने मना किया था, 15 करेंगे। 15 कह रहा है अ पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कैन पंप अप वाटर टू फिल अ टैंक ऑफ, ये क्वेश्चन क्लास का क्वेश्चन है, ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं, तो इसको वापस से नहीं करेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। और इसके अलावा हमने और कुछ दिया था? नहीं, मैं इतना अच्छा हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया तुम्हें? ओ नहीं नहीं नहीं, मैं एक भोला भाला सीधा साधा बच्चा हूँ। आओ बातें करें, मैं तो सिर्फ क्लास में आके बातें करता हूँ। तो हम क्या पढ़ चुके थे? आज की क्लास की शुरुआत अब करते हैं थ्योरी की पढ़ने की। हमने क्या पढ़ लिया था? बोलो ना दीदी, जल्दी बोलो। अच्छा, हमने पावर देख लिया था, पावर में हमने ढंग के क्वेश्चंस देख लिए थे, हमने प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चन भी देख लिए थे, जिनमें बोला था इनको रट लेना क्योंकि ये एज इट इज पूछे जाएंगे आपसे, है ना? यही बात थी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं और वर्टिकल सर्कुलर मोशन को देखा जाए। कितना पढ़ना चाहते हो, बोर्ड के लिए या फिर पूरा? सरदार जी कह रहे हैं पहले यूटी में तो पास हो जाऊं। अरे तुमको क्या लग रहा है मैं तुम्हें कितनी बात मानूंगा? ज्यादा बोल रही है ना ये, भगा दें इसको। चलिए शुरू करते हैं। सरदार जी टेढ़े बैठने का टाइम नहीं है आज। नहीं, वो रहो सीधे ही, तो जीवन में समस्या हो जाएंगी। हाँ, 10 साल बाद समझ में आएगा। मैं टेढ़ा कभी बैठा ही नहीं, बैठने वालों को देखा है ना। ये एक सेंटर है, एक सेंटर पे रख के हमने एक पत्थर को ऐसे, एक पत्थर में रस्सी बांधी और उसको हाथ में से पकड़ा और ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है? तो ये डायरेक्शन वर्टिकल है कि नहीं? वर्टिकल प्लेन है, तो इसमें एक रस्सी है। रस्सी की खासियत ये होती है कि रस्सी सिर्फ खींच सकती है, रस्सी कंप्रेस नहीं हो सकती। सोच के देख, रस्सी में ऐसा थोड़ी होता है कि रस्सी को, जैसे रॉड है, रॉड में क्या होता है, रॉड को तुम कंप्रेस कर सकते हो, उसमें टेंशन एक अंदर की तरफ भी आ सकती है, लेकिन उसमें सिर्फ खींच ही सकते हो आप। रस्सी में टेंशन सिर्फ खींचने से प्रोड्यूस की जा सकती है, जबकि रॉड में टेंशन खींच के या कंप्रेस करके दोनों तरीके से प्रोड्यूस की जा सकती है। उधर मत देख, मुझसे पूछ, तेरे मन में क्या डाउट आया? तू सुन 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 सुन, इसको खींच रहा हूं मैं, तो इसमें टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, सोच। अब अगर मैं इसको ऐसे प्रेस करूं तो क्या इसके अंदर टेंशन नहीं आ रही? यही कह रहा हूं, यही काम रस्सी के साथ नहीं कर सकते। इस वायर को मैं खींचूंगा, कहाँ गया भाई, खींचूंगा तभी टेंशन आएगी ना। अगर मैं इसको ऐसे प्रेस करूं कुछ होगा क्या? जीरो टेंशन है। समझ गए बात को? ये प्रॉपर्टी से वर्टिकल डायरेक्शन में तुम दो चीजों को घुमाओगे। बोर्ड में तुम्हारे सामने एक रस्सी होगी एल लेंथ की और इसके नीचे एक पत्थर बंधा होगा जिसका मास छुटका एम होगा, इस छुटका एम को लेके घुमाओगे। लेकिन जब आप अच्छी चीज पढ़ोगे, जीत पढ़ोगे, जीत की बातें करते वक्त यहाँ पे ये पत्थर, ये रस्सी, रस्सी की जगह रॉड भी आएगी, तो मैं तुम्हें सब पढ़ाऊंगा। आओ बातें करें। हाँ, क्यों? वो तो मेरे मन में होता है, मैं वही पढ़ाता हूँ ना। पूछता तो मैं इसलिए हूँ ताकि तुमको थोड़ा अच्छा लगे।
तुमको ऐसा लगे कि हाँ बड़े सर बड़े संस्कारी हैं, हमसे पूछ रहे हैं हर एक चीज। m मास के इस पत्थर को अगर इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दे दी जाए, तो वेलोसिटी देने से क्या होगा? कैसे घूमेगा? घूमेगा कि नहीं घूमेगा? पक्की बात है? ठीक। तुम्हारे पास कोई रस्सी पड़ी है क्या छोटी सी? कोई धागा हो, कोई रस्सी हो, है क्या? नहीं, चलो मैं ढूंढ के लेके आता हूं तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो जो तुमसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो उस लास्ट क्वेश्चन में तुमने ऐसा बोला कि अगर इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से वेलोसिटी देंगे तो ये चक्कर पूरा कर लेगा। ये गलत बात है, ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, क्या सर्कुलर मोशन पूरा हुआ? क्या सर्कल पूरा हुआ? नहीं हुआ ना। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसकी रेडियस, अब तुम्हें और ऊपर वाले पीछे वालों को भी दिख रही होगी। अगर मैं यहां से इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दूं, तो जरूरी नहीं है कि सर्कल पूरा करे, लेकिन जब मैं इसमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जितनी देनी चाहिए उतनी दूंगा तभी सर्कल पूरा करेगा। मतलब अगर तुम इसको ऐसे सोचना चाहो, सुनना गौर से, सीधे हाथ से मैं ज्यादा वेलोसिटी दे सकता हूं, उल्टे हाथ से नहीं दे सकता, अभी भी नहीं पूरा हुआ। मतलब मैं इसको यहां तक लेके आ रहा हूं, यहां तक जा रहा है तो वापस लौट के आ रहा है, लेकिन मैं जैसे ही मैं इससे ज्यादा वेलोसिटी दे रहा हूं, इसके बाद रस्सी स्लैग हो जा रही है। ऐसे ही हो रहा है। सुन सुन सुन, अब मैं ना इसको जो वेलोसिटी है वो इतनी दे रहा हूं, तो ये सर्कल पूरा कर ले रहा है। मतलब मेरे पास सिचुएशन तीन तरीके की बन रही है। पहली सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जब मैं इसको या हॉरिजॉन्टल से वेलोसिटी दूं, तो ये इस तरीके से सिर्फ ऑसिलेट करे, हाँ या ना। और दूसरी सिचुएशन ऐसी बन रही है कि मैं इसको इतनी वेलोसिटी दूं कि वो हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री से ऊपर जाए, रस्सी स्लैग करे और उसके बाद वापस से ऑसिलेट करने लगे। इस वाले केस को वापस से देखो, जैसे मैं यहां अभी तो ऑसिलेशन, थोड़ा और वेलोसिटी की स्पीड बढ़ाते, रस्सी स्लैग हुई और वापस से क्या शुरू हो गया? ऑसिलेशन। ये दोनों केस समझ में आ गए। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि मैं इसको ये जो वेलोसिटी है खूब वेलोसिटी दे दूं ताकि ये सर्कल को पूरा कर ले, आया ना। अभी क्या है कि ये रस्सी मासलेस नहीं है, ये मासलेस रस्सी नहीं है। दूसरा, यहां पर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पे एयर है, एयर है तो यहाँ पे एयर फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन है तो ये सर्कल हमेशा कंप्लीट नहीं, ऐसा नहीं हमेशा चल नहीं रहा है। वरना क्या होना चाहिए आइडियली कि मासलेस रस्सी में जब किसी ऑब्जेक्ट को बांध के घुमाओगे तो ये कभी बंद ही नहीं होगा अगर एक बार मैं वेलोसिटी दे दूंगा। क्यों? ये पीछे भी ये सब बातें भी अभी अपन को समझनी है। आओ बातें करें। तो सबसे पहले मैं इन जनरल बात कर लेता हूँ। इन जनरल हो क्या रहा होगा? इन जनरल क्या हो रहा होगा कि अगर मैं कहीं भी किसी भी पत्थर को यहाँ से वेलोसिटी दे दूँ तो ये थीटा एंगल पे आएगा। थीटा एंगल पे आने के बाद यहाँ से ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगे, ऐसे ही होगा। तो अब तुम लिखना मत बेटा, है ना, समझ लेना एक बार में समझना है। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? एम जी। ये एंगल है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा। और इधर कितना हो जाएगा बेटा? कितना चमक गया? टेंशन इधर आएगी, हाँ है ना। यहाँ पर तुमने इसकी स्पीड v दी है, तो यहाँ पर अगर ये जहाँ तक भी जा रहा होगा, तो मैं ऐसा मान ले रहा हूँ कि ये एक्सट्रीम तक गया, और एक्सट्रीम पर जब गया होगा तो या फिर यहाँ की स्पीड भी मैं मान लेता हूँ, इसकी स्पीड यहाँ पे नीचे मैं v1 बोल दूँ, इस पॉइंट का नाम a रह देते हैं, इसका नाम va बोल देते हैं, येलो कलर वाली का इसका नाम va बोल देते हैं। तो यहाँ पे इन जनरल जो स्पीड मैं मान ले रहा हूँ वो जनरल स्पीड मैंने v मान ली। अब आप लोग समझदार हैं, आप लोग चाहे तो यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं। आप इक्वेशन लिखेंगे इस जनरल पॉइंट पे, रंग बदल के वाइट कर दिया है, तो आप लिखेंगे नेट इनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, यही लिखेंगे, हाँ या ना। तो मेरे पास जो इनवर्ड फोर्स है वो इनवर्ड फोर्स है टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल, क्योंकि इस रस्सी की लेंथ कितनी है? एल, तो रेडियस किसके बराबर है? एल के। यहाँ तक कोई डाउट? तो ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर पहली। अब दूसरी चीज़ सोचो। दूसरी चीज़ में क्या सोचना है कि
ये यहां से लेके यहां तक कुछ हाइट ऊपर निकल के आया कि नहीं आया? अगर ये एंगल थीटा है तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप बता सकते हैं कितनी होगी इस ट्रायंगल के हिसाब से? ये एल है, ये थीटा है, तो क्या ये डिस्टेंस एल कॉस थीटा होगी कि नहीं होगी? और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? एच। कितने लोगों को ये एल कॉस थीटा समझ में नहीं आया? बहुत अच्छे। तो मैं ना कुछ और समझा देता हूँ अगर एल कॉस थीटा नहीं समझ में आया तो। इसका नाम अपन ने रख दिया, कोई भी पॉइंट पी बोल दो, इस पॉइंट का नाम ओ रख दिया, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं अपन एम। ठीक, तो जनरल पॉइंट पी की बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ इन ट्रायंगल एम ओ पी। अगर हम यहाँ पर टेन थीटा लगाएंगे तो टेन थीटा लगाने राइट, बट टेन थीटा की जरूरत ही नहीं। अगर हम यहाँ पर कॉस थीटा लगाएंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस दैट इज ओ एम अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज ओ पी। तो ये ओ एम हो गया, ये हो गया एल, तो ओ एम की वैल्यू हो गई मेरे पास एल कॉस थीटा। ठीक है, यही तो समझना था तुमको, आ गया समझ में? पीछे जी कोई डाउट सरदार जी? तो ओ एम की वैल्यू आ गई अपने पास एल कॉस थीटा। जैसे ही ओ एम की वैल्यू एल कॉस थीटा आई, अब मुझे जो पता करना है वो पता करना है कि ये वाई या डायरेक्शन में ये पत्थर ए से लेके पी तक ही आया है, तो वाई डायरेक्शन में कितनी हाइट ट्रेवल किया है? एच। इस एच को पता करना है, तो मैं एच को लिख सकता हूं एल माइनस एल कॉस थीटा। कितना चमक गया? हाँ है ना? और मैं यहां पर लगा देता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन पॉइंट ए एंड पी। ए और पी के बीच में मैंने क्या लगा दी? वर्क एनर्जी थ्योरम। इन जनरल बात चल रही है पूरा। जब ए एंड बी के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे तो हम यहाँ पर ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई टेंशन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नजर बना के रखेंगे। टेंशन का वर्क डन जीरो रहेगा हमेशा, क्यों? रीजन बताओ है बेटा? तुम तो गधे नहीं हो गया? सोचो जरा, टेंशन का वर्क डन जीरो क्यों है? क्योंकि टेंशन रस्सी के अलोंग है। इस पूरे मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा टेंजेंशियल होगा, और टेंशन हमेशा रस्सी के अलोंग होगी। तो डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है और टेंशन हमेशा ऐसी है, तो इनके बीच में एंगल कितना है? एंगल 90 होने की वजह से वर्क डन कितना है? जीरो। मासलेस होने की वजह से थोड़ी है, लॉजिक सही देना है। तो इसका वर्क डन जीरो है क्योंकि, ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि थीटा इज 90 डिग्री, तो इसका वर्क डन जीरो हो गया। तो आपके पास जो बचा वो आपके पास अब इतना बचा कि आप लिख दीजिए यहाँ पर वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू डेल्टा के ई। मैंने स्क्वायर क्यों लिख दिया है? तो ग्रेविटी का वर्क डन एम जी नीचे लग रहा था, जो पत्थर है वो ऊपर गया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180। तो ग्रेविटी का वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। तो माइनस का एम जी एच। फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सही लिखा है। फाइनल आपके पास वी स्पीड है और इनिशियल आपके पास कितनी है? वी ए। मैंने वी वन लिख दिया, इसको वी ए लिख दो। इतना क्लियर? मास से मास कट गया, ये हो गया आपके पास माइनस का 2gh। एशले ध्यान से देख, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर। तो मेरे पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई वी ए स्क्वायर माइनस 2gh। तो वी कैन बी रिटन एज अंडर रूट वी ए का स्क्वायर माइनस 2gh। समझ गया? तो आपने किसी भी पॉइंट पर जो भी यहाँ पर स्पीड थी वो पता कर ली। इस स्पीड को निकालने में तुम्हारे पेट में कोई दर्द है क्या? नहीं। अब आपसे एक फॉर्मूला जो बचपन में सिखाया गया था, वो फॉर्मूला था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही था ना फॉर्मूला? ए से लेके बी तक अगर एक पार्टिकल को वाई डायरेक्शन में जाना है, वो फॉर्मूला यहाँ पर लगाओ तो सेम इक्वेशन बनेगी। वी स्क्वायर तो ये फाइनल हो गया, ए स्क्वायर तो नीचे यहाँ पे वी ए का स्क्वायर इनिशियल, यू स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना। तो यहाँ पर ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा? v माइनस 2gh। यही बनेगा। अब बताओ
कि मैंने ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के इसको सॉल्व किया है, मैंने डायरेक्टली वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से क्यों नहीं सॉल्व किया? क्या मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ये सोचना है तुम। सोचो, क्वेश्चन समझ गए मेरा? कि मैं इसको वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as से मैंने क्यों नहीं सॉल्व किया? अगर कर सकते तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, बहुत अच्छी बात। मैं यहां पर वो इक्वेशन इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि यहां पर पूरे मोशन के दौरान जो एक्सेलरेशन है इस पार्टिकल का, जो वर्टिकल डायरेक्शन में है, वो कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन चेंज होगा, इसलिए यहां पर डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। लेकिन इंटरेस्टिंग गेम ये है कि तुम अगर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आंसर हमेशा सही आएगा, क्योंकि हर बार इक्वेशन यही बनेगी, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, आंसर आ जाएगा, लेकिन आप लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो इसको ट्रिक के तौर पे, जैसे कंपटीशन वगैरह की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो अपन हमेशा इसमें ये लगा के काम चला लेते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखते हैं कि हम यहाँ पर आइडियली इसको नहीं लगा सकते। इतना चमक गया पूरा? तुम्हें स्पीड पता चल गई? इस स्पीड को उठा के अपन रखेंगे यहाँ पे। तो आओ बातें करें इसकी सेकंड स्लाइड में। चलो, तो स्पीड आ गई मेरे पास बी ए स्क्वायर माइनस 2gh। तो मैं चलो, तो अब मैं लिख रहा हूं इन इक्वेशन नंबर 1, मैं वापस से वैल्यू डाल रहा हूं, t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बाई एल। बी स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आई थी? वी ए स्क्वायर माइनस 2gh, यही आई थी, हाँ है ना? तो यहां से टेंशन कितनी आ गई तुम्हारे पास? टेंशन आ गई एम जी कॉस थीटा, इधर आके पॉजिटिव हो गया, प्लस एम वी ए स्क्वायर बाई एल, हाँ है ना? और जब ये इधर अंदर जाएगा तो माइनस का 2mg बाई एल, और h की वैल्यू रखनी है। h तुमने कितना निकाला था? l माइनस एल कॉस थीटा, वो ट्रायंगल याद है? l माइनस ये गया h कितना निकाला था? l माइनस एल कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास l माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है दोस्त? तो यहां से तुम्हारे पास टेंशन आ जाएगी एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी ए स्क्वायर बाई एल माइनस 2mg एल अपॉन एल प्लस 2mg एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एल। तो देख, एल से एल तो कट गया, यहाँ पर भी एल से एल कट गया, और तुम्हारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है? यहाँ का mg cos थीटा, यहाँ का 2mg cos थीटा, तो तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आ रही है? 3mg cos थीटा माइनस 2mg प्लस एम वी ए स्क्वायर बाई एल। ये टेंशन समझ में आ गई? तुमने इस पूरे डिस्कशन में ये चीज़ देख रहे होगे मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया है। मैंने सबसे पहले चित्र बनाया है, चित्र बनाने के बाद मैंने किसी भी जनरल पॉइंट पे एम जी के कंपोनेंट कर लिए। एम जी के कंपोनेंट ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा हो गया। एम जी के कंपोनेंट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा ली और एक इक्वेशन सर्कुलर मोशन की लिख दी, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इसके अलावा तो कुछ नहीं किया। ठीक, ये पूरा डिस्कशन बोर्ड के लिए नहीं है, ये पूरा डिस्कशन है आपका जीत के लिए, किसी भी जनरल पॉइंट पर जब अपन बात करेंगे। अब इसके बाद देखो, जब मैं बोर्ड की बात करूंगा तो डिस्कशन देखो कितना हल्का लगेगा तुमको। इतना सब कुछ इसीलिए तुमको मैंने थोड़ा सा पहले ज़्यादा ज्ञान दे दिया, इसलिए तुमसे पूछ रहा था तुम्हें क्या चाहिए, और तुम्हारे मन का कुछ होने वाला है नहीं, तो बेचारे बच्चे बोले ही नहीं कुछ। सुनो, अब देखो बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए वो 3 पॉइंट चाहता है तुमसे जो काम के हैं।
इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम सी, 3 पॉइंट हो गए। इस पॉइंट का नाम ओ। अब तुमने यहां से इसकी स्पीड दे दी वी ए, तुम्हें चक्कर पूरा कराना है तो यहाँ पर स्पीड कितनी होनी चाहिए वी बी, और यहाँ पर कितनी हो गई वी सी, क्योंकि तुम्हें तो चक्कर पूरा करानी है, तुम तो बोर्ड की बात कर रहे हो। तो अब अगर तुम्हें चक्कर पूरा कराना है तो यहां पर इक्वेशन लिखेंगे, रंग बदल दें, ये रंग कर लेते हैं। ऊपर की तरफ टेंशन लग रही होगी तो यहाँ की टेंशन टी है, नीचे की तरफ एम जी। यहाँ की टेंशन इधर लग रही होगी, दैट इज टी बी, नीचे की तरफ एम जी। और यहाँ पर टेंशन भी बेटा किधर होगी, नीचे, और एम जी भी किधर होगा, नीचे। यही बात हो गई। मैं इन तीनों ही पॉइंट की बात कर रहा हूं, जैसा पॉइंट बी है वैसा ही पॉइंट यहाँ पर एक सेम पॉइंट होगा, मतलब बी डैश बोल सकते हैं। तो जो वेलोसिटी वी बी है वही वेलोसिटी वी बी डैश होगी, पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी अलग होगी, स्पीड सेम रहेगी। अब तुमको मैं ए एंड मैं हर एक पॉइंट पे पहले इक्वेशन लिख देता हूं सफेद रंग से। तो सबसे पहले मैं ए पॉइंट की बात कर रहा हूं। ए पॉइंट पे मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, टी ए माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाई एल, पहली इक्वेशन हो गई। अगर मैं बी पॉइंट पे बात करूंगा तो बी पॉइंट पे इनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, टी बी इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर बाई एल, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और अगर सी पॉइंट पे जाऊंगा तो एट सी पॉइंट मैंने इक्वेशन क्या लिखूंगा, टी सी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाई एल। ये जो तीनों बातें लिखी हैं ये मैंने सर्कुलर मोशन की बेसिक प्रिंसिपल एफ नेट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर के बेसिस पे ही लिखी। आया ना, सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में कितना होता है, वी स्क्वायर बाई आर। चमक गई बात? अरे यार इसमें कोई डाउट है? नहीं, पक्की बात। फिर उसके बाद तुमको वर्क एनर्जी थ्योरम की बात भी तुमको मैंने बताई दी है। वर्क एनर्जी थ्योरम तुमसे ये कहेगी कि देख भाई, सबसे पहले ए एंड बी को ही निपटा लेते हैं। ए एंड बी को अगर निपटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, जैसा कि तुमको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से ही आना रिलेशन है, और आएगा रिलेशन क्या, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं तुमको पहले समझाया दिया है तो एक बार और लिख देंगे, क्या जाएगा। अगेन इसकी वैल्यू 0 है। ग्रेविटी का वर्क की बात करेंगे तो एम जी किधर लग रहा है, नीचे, जा किधर रहा है ये, ऊपर। ए से लेके बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, एल। तो ग्रेविटी का वर्क हो जाएगा माइनस एम जी एल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चे लिख देंगे हाफ एम वी वी स्क्वायर माइनस बी ए का स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एम से एम कट गया तो आपके पास आ जाएगा वी बी का स्क्वायर बराबर बी ए का स्क्वायर माइनस 2gl। इक्वेशन नंबर हो गई चौथी। समझ गई बात? सेम वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगाएंगे बिटवीन ए एंड सी। तो जब ए और सी के बीच में बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट एल प्लस एल कितना हो जाएगा, 2l। अरे बोलना मुझसे, कितना हो जाएगा, 2l। तो वापस से अपन लिखेंगे वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ग्रेविटी का वर्क हो जाएगा माइनस का एम जी इंटू 2l। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे बच्चे हाफ एम वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। क्या तुम्हें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखने में कोई समस्या है अनुषा? नहीं? किसी के मन में कोई डाउट है क्या? अक्षिता, एहान, क्लियर? उसके बाद यहां से हम एक इक्वेशन बना देते हैं जगह की कमी को देखते हुए। तो इक्वेशन में देखो एम से एम तो कटी गया, 2 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4gl। तो वी सी इधर रह गया तो हम लिखेंगे वी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, वी ए उधर जाएगा तो पॉजिटिव, दैट इज वी ए स्क्वायर माइनस का 4gl। कितनी इक्वेशन हो गई टोटल, 5। समझ गए? पांचों इक्वेशन समझ में आ गई। इन पांचों इक्वेशन लिखने में क्या टफ लगा तुमको, ये बताओ मुझे। बोलो बोलो, शर्माओ मत। इन पांचों इक्वेशन लिखने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? एकदम आसान है। ठीक है, पहली वाली, वो तो पहला वाला तो वो तो अलग ही गेम है, वो सबके लिए है भी नहीं। ठीक, इसके बाद अब तुमने ये पढ़ा था कि अगर तुम्हें सर्कल पूरा करना है
तो अगर सर्कल पूरा करना है तो उसके लिए क्रिटिकल कंडीशन होती है, उस क्रिटिकल कंडीशन का डिस्कशन करते हैं। तो क्रिटिकल कंडीशन टू कंप्लीट सर्कल, अगर हम सर्कल कंप्लीट करना चाहते हैं तो क्रिटिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो जरा सोच के देखो, अगर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाए तो क्या सर्कल पूरा होगा कभी? क्या होगा अगर जीरो हो जाए तो? कहाँ पे गिरेगा? इस डायमीटर के अलॉन्ग गिर जाएगा नीचे, सी ए के अलॉन्ग। तो मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी तो जीरो नहीं कर सकते। तो क्रिटिकल कंडीशन क्या बना सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो हो जाए। तो उसके लिए जो क्रिटिकल कंडीशन है उसको आपको पता होना चाहिए, और एक क्रिटिकल कंडीशन होती है कि टेंशन एट, कि मतलब मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, सर्कल पूरा करना है तो मिनिमम इतना होना ही चाहिए। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी जीरो। ये तुमसे कह रहा है टीसी की वैल्यू कितनी डाल दो? जीरो। अब भाई साहब जैसे तुमने टीसी की वैल्यू जीरो डाली, तुम्हारी इक्वेशंस देखो कितनी प्यारी हो गई। टीसी की वैल्यू जीरो डालते ही तुम्हारे पास वीसी पता चल गया, आया ना? क्योंकि टीसी जीरो हो गया, तो टीसी जीरो डालोगे तो वीसी तुम्हें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन में अगर मैं टीसी को जीरो डाल दूंगा तो इन इक्वेशन नंबर कौन सी है? थर्ड। तो ये इक्वेशन बचेगी जीरो प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। तो एम से एम कट जाएगा, वी सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट जी एल। कछुए याद रखेंगे इसे। दो चीजें रट्टा आ गई, जो रट्टा मारनी है, ठीक। उसके बाद जैसे ही वी सी जीरो हुआ तुम्हें एक चीज और पता चल गई, देखो पीछे वाली स्लाइड, ज्यादा पीछे चले गए। वी सी के जीरो होते ही तुम्हें वी ए पता चल गया, है ना? तो इन इक्वेशन नंबर 5, इन इक्वेशन नंबर 5 जो इक्वेशन थी वी सी का, ये वी ए थी ना इक्वेशन, वी सी का स्क्वायर इज वी ए का स्क्वायर माइनस 4GL। इसमें मैंने वी सी की वैल्यू का स्क्वायर किया तो GL, वी ए का स्क्वायर माइनस 4GL, तो वी ए मेरे पास निकल के आ गया अंडर रूट 5GL, अंडर रूट 5GL। अब तुमको दो जगह वेलोसिटी पता चल गई, ए पे और सी पे। अब कहां पर नहीं पता है? बी पे। तो बी पे बातें करें। तो तुम्हें अब वी ए पता है, तो अब मैं वी बी निकालना चाहता हूं इक्वेशन नंबर 4 से। तो यहीं पे लिख देते हैं, इन इक्वेशन नंबर 4 मैं लिख दूंगा वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए का स्क्वायर माइनस 2GL। इसका स्क्वायर करेंगे तो 5GL माइनस 2GL, तो हो गया ये 3GL, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3GL। तो बी पर स्पीड आ गई अंडर रूट 3GL। इतना चमक गया। अब तुम्हें ए बी सी तीनों जगह स्पीड पता है और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन पता है। कहां पर टेंशन नहीं पता? अब ए और बी पे, ए और बी पे। तो अब मैं डालूंगा इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 पर जो टेंशन की इक्वेशन थी उसको देखो। इक्वेशन नंबर 1 अगर देखोगे तो टी ए माइनस एम जी पता है, पी ए तुमने पता कर लिया 5GL, तो तुम्हारे पास टी ए आ गया। तो तुम इक्वेशन में लिखोगे टी ए माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी ए का स्क्वायर दैट इज 5GL डिवाइडेड बाई एल। तो एल से एल कट गया, तो तुम्हारे पास टी ए कितना आ गया बेटे? 6mg। इधर आएगा तो 6 हो जाएगा ना, तो 6mg हो गया टेंशन। अब तुम्हारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में क्या बचा है? तो उसकी इक्वेशन थी टी बी इज इक्वल टू एम वी बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। वी बी तुमको ऑलरेडी पता है,
तो टी बी एम वी बी की वैल्यू कितनी है √3GL, तो 3GL का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, डिवाइडेड बाई एल, तो एल से एल कट गया, तो टी बी की वैल्यू कितनी आ गई 3mg। ठीक, इतनी कहानियां हैं। तो क्रिटिकल कंडीशन में तुम्हें क्या पता चला, इस सबको मैं तुम्हें नए पेज पर समराइज करता हूं और उससे पूरा सर्कुलर मोशन एक बार में खत्म। हाँ बस, तो सर्कुलर मोशन में तुमने अभी तक जो भी चीज पढ़ी, जो पिछला डिस्कशन अभी तक तुमने देखा, वो डिस्कशन में तुमने क्या क्या देखा मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ। तुमने क्रिटिकल सिचुएशन के लिए ये देखा कि हाईएस्ट ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इन्हीं पॉइंट्स की बात करी। तो यहाँ पे जो टेंशन है मिनिमम, हम क्रिटिकल कंडीशन बात कर रहे हैं। क्रिटिकल कंडीशन मतलब मिनिमम, ओके। तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी है 6 mg। लोअर मोस्ट पॉइंट पे स्पीड मिनिमम कितनी चाहिए √5GL, एल अगर इसकी रेडियस है तो। यहां पर जो टेंशन है बी पॉइंट पे वो चाहिए 3mg क्रिटिकल, और यहाँ की जो स्पीड है वो है √3GL, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी एट सी है वो अंडर रूट कितनी होनी चाहिए GL, और टेंशन एट सी कितनी होनी चाहिए 0। यहाँ पर सेम रहेगा, जो टेंशन रहेगी वो 3mg ही रहेगी इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम हमने बी डैश दिया था, बी डैश, एंड वेलोसिटी एट बी डैश सेम रहेगी, और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी √3GL। यही पढ़ा ना आपने अभी तक? सारा कंक्लूजन इधर लिखा हुआ है। अब देख इसके बाद क्वेश्चन और जल्दी कैसे होते हैं, हाँ जब समझ जाओगे तब, जब तक समझ में नहीं तब तक लिखने का क्या मतलब है। तो गेम ये हुआ, अपने जो भी डिस्कशन किया इस डिस्कशन को गौर से देखो, मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। कभी भी लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन 6 mg से कम हो ही नहीं सकती। इससे कम अगर होगी तो सर्कल कभी पूरा नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली इस बी पॉइंट पर अगर देखूं तो 3 mg है, तो तुम 90 डिग्री जब भी ट्रेवल कर रहे हो तो तुम्हारी टेंशन में कितने का डिफरेंस आ रहा है 6 mg, 3 mg, 0, 3 mg, 6 mg, 3 mg, कितने का डिफरेंस है। मतलब अगर कभी क्वेश्चन तुमको ऐसा आ जाए कि भाई यहाँ पर टेंशन 100 mg है, तो मैं देखना ही नहीं है मुझे, यहाँ पे मेरा आंसर 97 mg हो गया और यहाँ पर मेरा आंसर 94 mg हो गया, खत्म, दिमाग ही नहीं लगाना मुझे, सीधा आंसर है। इसके सो रहा है क्या? हाँ, मैं थप्पड़ पड़वाता अभी मैं। इतना क्लियर है? अब लेकिन इसमें बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, उन्हें लगता है कि अगर यहाँ 100 न्यूटन है तो यहाँ पर 97 न्यूटन होगा। ऐसा नहीं है, वैल्यू देखो किस में लिखी है, m इंटू जी। तो m इंटू जी का जो भी कॉफिशिएंट है उसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है 3 का। ऊपर जा रहे हैं तो टेंशन घट रही है। ऐसी वेलोसिटी में आ जाओ, वेलोसिटी में कितने का डिफरेंस आ रहा है जीएल के कॉफिशिएंट में 2 का। √2GL का डिफरेंस नहीं है, कॉफिशिएंट में 2 का डिफरेंस है बस। यहां पर इसका कॉफिशिएंट जीएल का कितना है 5, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 1, कितने का डिफरेंस है 2 का। मतलब अगर यहाँ पर कोई बोले कि यहाँ पर लोअर मोस्ट पॉइंट पे स्पीड मेरी 27 GL है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर बेटा तेरी स्पीड 25 GL हो जाएगी और यहाँ पर तेरी स्पीड हो जाएगी √23 GL। बस सोचनी नहीं है कुछ, समझ गए बात। ये है प्यारी चीज इस पूरे टॉपिक की, ओके। और तुमको जितनी भी चीज इसके इधर लिखी है ये सब रट लेनी है, इसमें सोचना ही नहीं है कुछ। लोअर मोस्ट पॉइंट पे कितनी होती है अभी याद कर लो, लोअर मोस्ट पॉइंट पे कितनी टेंशन है 6 mg, हाईएस्ट पे 0 क्रिटिकल कंडीशन में, और हॉरिजॉन्टल पे 3 mg। स्पीड मिनिमम कितनी चाहिए सर्कल पूरा करने के लिए √5GL, है ना। और √5GL अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √3GL, और ऊपर कितना हो जाएगा √GL। ये हमने किसके लिए बात करी है, एक रस्सी में अगर एक पत्थर को घुमाएंगे तो, और अगर सर्कल पूरा करना होगा तो उसके लिए, ठीक है। पढ़ाना तो और भी चाहता हूँ लेकिन फिर आप लिख नहीं पाएंगे अभी, है ना। तो आप लिख लीजिए पहले, बोर्ड के लिए सर्कुलर मोशंस खत्म हो चुका है। बेटा कॉपी में शुरू से ही लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।